कि सर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें? चूँकि अभी भर्ती है नहीं तो थोड़ा-सा बच्चों में एक ठंडापन सा होता है कि पता नहीं कब आएगी, और जब सामने परीक्षा नहीं हो या भर्ती का विज्ञापन नहीं होता है, तो एक मोमेंटम नहीं बन पाता है, गति नहीं बन पाती है, और हम कई बार अपना समय यूँ ही फिज़ूल खर्च करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि फिर मार्केट में ये भी रहता है कि भाई ये पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसे कई सारे यूँ कहिए कि र्यूमर्स हैं वो चलते रहते हैं। तो फिर उनके चलते एक स्टूडेंट, स्वाभाविक सी बात है जो सबको सुनता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर अपनी पढ़ाई कर नहीं पाता, ठीक है? तो फिर जब वो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर उसका समय खराब हो जाता है, तो थोड़ा-सा हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव सा हो जाता है। तब कुछ बच्चे मेरे तक पहुँच जाते हैं और कहते हैं, सर थोड़ा-सा आप बताइए इसको किस तरह से किया जाए। अब देखो, मुझे इतना तो नहीं पता कि भाई भर्ती कब आएगी या पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, ये तो सरकारी प्रक्रियाएँ हैं, वो तो होगी, जब भी होनी है तो होनी है। ठीक है, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन एक एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि किस तरह से आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं अध्यापक की, और कौन से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्ण रूप से एक मेरा मत है, ठीक है? हो सकता है आप इसमें सहमत नहीं भी हो, तो कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कि ये मत आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप उसको ठीक है अनुसरण कर सकते हैं। पार्शियली भी फ़ायदेमंद हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक लगेगी आपको, कुछ नहीं भी लगेगी। आपको हो सकता है कि बिल्कुल भी ठीक ना लगे, तो वो आपकी एक प्रकार से स्वतंत्र सोच है। कोई मजबूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, है ना? आपके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ठीक लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई इश्यू नहीं, मैं मेरा फ़र्ज़ निभाऊँगा, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहली बात कि पात्रता होगी, मुख्य होगी, ये सब होते रहेगी, होनी है, परीक्षाएँ तो 2 होगी, और कब होगी, कैसे होगी, ये सरकार समय-समय पे बताती रहेगी, और जब भी आएगी भर्ती आती रहेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट ने जिसने भी बीएड या बीएसटीसी करी है, उसको इन प्रश्नों में उलझे बिना अपने काम पे लग जाना चाहिए, ताकि जब भी भर्ती आएगी उसको निराशा नहीं होगी, क्योंकि वो अपना सिलेबस पढ़ चुका होगा। और वैकेंसीज कब आएगी, कैसे आएगी, ये प्रश्न तो तब बनता है जब आपका पाठ्यक्रम 2-4 बार आपने ठीक से पूरा कर लिया है। अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज कब आएगी, तो मुझे लगता है कि हम गलत हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। अब आप एक आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता? देखो, मैं मोटे-मोटे आंकड़े बताऊँगा, आप इसमें गलती मत निकालना, मोटे-मोटे आंकड़े, ठीक है? अध्यापक भर्ती परीक्षा चाहे L2 हो चाहे L1 हो, इसके सिलेबस को हम 5 भागों में बाँट देते हैं। एक तो आता है इसमें पूरा राजस्थान का सामान्य अध्ययन, ठीक है? अब देखिए, राजस्थान सामान्य अध्ययन इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें आपके इतिहास, संस्कृति, भाषा, भूगोल, समसामयिक, राजस्थान का जीके वगैरह सब आ जाता है। और राजस्थान का सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में आपको पता है कि क्या-क्या रहता है। राजस्थान का ज्योग्राफी रहती है, राजस्थान का इतिहास रहता है, राजस्थान की संस्कृति रहती है, और राज व्यवस्था का भी एक आधा टॉपिक है उसमें, राज व्यवस्था, ठीक है? और इसके साथ साथ में आपकी भाषा, और इसके साथ साथ में समसामयिक, और एक आपके सामान्य जीके, जिसमें कोई छोटी मोटी योजनाएं, प्रतीक चिन्ह, खेल खिलाड़ी, उस टाइप से, ये सब राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, ठीक है? देखो, राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें ये सारी बातें जो है वो शामिल हो जाती हैं, और ये पोर्शन एक अहम रोल रखता है परीक्षा में, अध्यापक की परीक्षा में। इसकी जो दूसरा भाग है, इसमें हम ले सकते हैं शिक्षण विधियाँ, जो कि आपके शिक्षण विधियाँ प्लस एक ले लेते हैं अपन आरटी
राइट टू एजुकेशन, और एक इसमें और ले लेते हैं अपन, शैक्षिक परिदृश्य। एक ये भाग है, ठीक है। तीसरा जो भाग है, उस भाग में आपके मनोविज्ञान और प्लस आईसीटी ले लो, ठीक है, आईसीटी। और चौथा जो भाग अपन ले लेते हैं वो है आपके विषय, ठीक है। विषय में आपके एसएसटी आ जाता, पर्यावरण आ जाता है, मतलब भाषा आ जाती है, जो भी है, अब लिखूंगा नहीं विषय में, ठीक है। सब्जेक्ट L1 में, L2 में कुछ इसी टाइप से है। तो अब देखिए आप, ये शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान और आईसीटी, और ये विषय, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कितने मार्क्स का कुछ रहता है, मोटा मोटा अनुमान बता देते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन और ये लगभग आप मान के चलिए 160 अंक के आसपास रहता है, 100 प्लस 60 अंक। आप कहोगे सर नहीं सर, आप इससे कम होता है, तो मैं कहूँगा देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, ये रहती है आपके 100 अंकों की। फिर करंट अफेयर्स और आपके राजस्थान जीके वगैरह, ये 30-40 सवाल और हो जाते हैं, कुल मिला के 160 अंक हो जाते हैं, लेकिन 50-60 के आसपास लगभग बैठ जाता है। इससे ज़्यादा ही होता है, मैं एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है टीचिंग मेथड, जो कि 40 अंकों के होते हैं, ठीक है। और शैक्षिक परिदृश्य, आरटी वगैरह, ये लगभग 20 अंक के आसपास होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके 60 अंक। अब ये कोई वैसे क्या है कि कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर जैसे एक पोर्शन है राजस्थान जीके का, दूसरे पोर्शन में इन्होंने एक पॉइंट लिख लिया कि राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य एंड राजस्थान का जीके, और उस टाइप से, तो ठीक है 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। मनोविज्ञान और आईसीटी, और एक है आपकी विषय। अब ये 220 हो गए, पीछे बचे 80 नंबर, ठीक है। अगर 80 नंबर की बात करें तो सब्जेक्ट जो है ये टोटल 5 है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट 10 अंक का है, तो 10 गुणा 5 बराबर 50 अंक का हो जाता है ये, ठीक है। और 30 अंक का, पीछे कितना बचा, 30 अंक का, जिसमें 10 प्लस 20, 30 अंक का ये हो जाता है मनोविज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार 30 अंक का, तो 50, 30, 60, ये 80 और 60 140 हो जाते हैं, और 160 300 अंक का टोटल, ये 4 सेगमेंट हो गए। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सामान्य सी बात, कि कैसे भी पैटर्न वगैरह चेंज हो जाए ना, ये पोर्शन हट नहीं सकता। ये 160 का जो है ना, ये 150 मान लो आप, इसको तो हटना नहीं है। शिक्षण विद्या आरटी हटना नहीं है, मनोविज्ञान हटेगा नहीं, आईसीटी हटेगा नहीं, ये विषय हटेगा नहीं। अब कुछ भी पैटर्न हो जाए, ये सब में रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि टीचिंग मेथड कभी हटाए नहीं जा सकते। ये हमारे एनसीएफ में भी है, ये हमारी शिक्षा नीति में भी है। साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट का ज्ञान प्लस क्षेत्रीय ज्ञान, ये हट ही नहीं सकता। तो अब पैटर्न में देखो, जो 300 अंकों का उसको 500 कर लें, भले इधर उधर कर लें, तो ठीक है, किसी का वेटेज बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, बट सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। उसमें से 2-3 पार्ट से मान लो मनोविज्ञान में ऐड कर लिए, एक आधा हटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तैयार कर लिया। फिर जो भी 10-20% चेंजेस मान लो होता है, तो आपको फिर वो 10-20% चेंजेस ही पढ़ना है, नहीं तो अगर आप पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आपने ये सिलेबस बांट लिया, ये बांटने के बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास में लिमिटेड टाइम है, ठीक है। लिमिटेड टाइम है, तो आपको, जहाँ तक एक मेरा अनुभव कहता है, कि आपको एटलीस्ट दिन में एक टाइम तो इसको देना ही देना, स्लॉट, एक स्लॉट इसको दो ही दो। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो जीके है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, 50-60% अकेला कवर करता है। इसको आप दीजिए। इसको कैसे देना है,
जैसे मान लो इतिहास पढ़ लिया आपने 15-20 दिन तक, फिर संस्कृति पढ़िए, फिर भूगोल पढ़िए, उसके बाद में आप थोड़ा भाषा को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप राजस्थान का साथ साथ में करंट देखते रहिए डेली। आप वो कोई मूमल की या नाथ की कोई भी किताब ले लो, जैसे खाली टाइम होते हो राजस्थान का करंट पढ़ते रहो आप, तो करंट साथ में चलता रहेगा। ठीक है, इतिहास संस्कृति पे थोड़ा विशेष देख लो, भूगोल है वो आप देखते रहिए, पुराना देखिए नया देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपके पास पुस्तक है देखते रहिए, क्योंकि नए पुराने के ठीक है कोई एक दो सवाल इधर उधर होंगे, ज़्यादा होगा नहीं कुछ भी। राज व्यवस्था है तो एक आधा सवाल आता है, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, लेकिन विशेष जोर आप किस पे दें, विशेष जोर आपको देना चाहिए इतिहास संस्कृति भूगोल पे। ठीक है, और भाषा है तो आपको पता है कि 11वीं-12वीं के अंदर राजस्थानी भाषा की किताब चलती है, वो पढ़ लीजिए, उसमें से भी 2-3 सवाल अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी किताबें मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ किसको कितने स्लॉट देने हैं। 1 स्लॉट आप इसको डेली दीजिए। ठीक है, आप इसको 3-4 घंटे भी दे सकते हैं, 2-3 घंटे भी दे सकते हैं। अगर आपका राजस्थान जी के बहुत आउटस्टैंडिंग है, मतलब ज़बरदस्त है, गलत होता ही नहीं है प्रश्न वहाँ पे, तो थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। आपका राजस्थान जी के थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा अधिक टाइम दे दीजिए, बट स्लॉट रख लो एक आप, जैसे मॉर्निंग में रख लिया तो मॉर्निंग में 2-3 घंटे, जैसा राजस्थान जी की बेहद कमज़ोर है तो 4-5 घंटे सुबह सुबह पूरा राजस्थान जी के पढ़े जाए बढ़िया। अब ये आपको सीईटी में भी फ़ायदा दे देता है, हर जगह मोस्टली फ़ायदा दे देता है। ठीक है, 1 स्लॉट आप इसको दे दीजिए, कन्फर्म करके दे दीजिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप इन दोनों को एक साथ स्लॉट दे दीजिए, 1 स्लॉट। ठीक है, 1 स्लॉट का मतलब क्या हुआ, जैसे 2-3 घंटे डेली आपने बढ़िया राजस्थान जी के सुबह सुबह पढ़ लिया, उसके बाद दोपहर के समय आपने जैसे खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर सो गए या फिर जो भी है, अब 3 से लेके या 2-2:30 बजे वापस खाना वाना खा के उठ गए और आप 2-2:30 से लेके शाम को 5-6 बजे तक अगर पढ़ते हैं तो आप है वो 2-3 घंटे का स्लॉट इसको दे दें। इसमें क्या करना है, इसमें मान लो कि जैसे टीचिंग मेथड है तो आपने टीचिंग मेथड स्टार्ट किए आज, पहले गणित के पढ़ लिए या सामाजिक के पढ़ लिए, पर्यावरण के या विज्ञान के पढ़ लिए, 15 एक दिन में आपने सारे पढ़ लिए, वो कर लिए। फिर आप आरटी देख लो, आरटी कर लिया, शैक्षिक परिदृश्य अभी छोड़ना है थोड़े दिनों में, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड है तो बाद में क्या पता कुछ चेंजेस हो जाए। ये कर लिया, उसके बाद में मनोविज्ञान को शुरू कर दो, 15-20 दिन मनोविज्ञान पढ़िए, मतलब पूरी करिए, फिर आईसीटी पूरा करो, फिर वापस शिक्षण विधियों पे आओ, ऐसे साइकिलिंग सिस्टम से चलते रहो, इसमें भी ऐसे चलते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपको ये दोनों पोर्शन दिन में एक साथ चलेंगे तो ये आपके कितने हो गए, देखो 60 और 30 90 और 160, मतलब 250 अंकों का कोर्स आपका एक साथ चलता रहेगा। अब आपको रात को अगर समय मिलता है 2-3 घंटे का, बहुत अच्छे पढ़ाकू है, तो 1 स्लॉट आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे दे सकते हैं, रात का 1-2 घंटे दे सकते हैं आपको, जैसे मान लो कि 5-6 बजे तक ये पढ़ लिया, उसके बाद में आपने खाना वाना खा के रात को सोते वक्त थोड़ी गणित मिला ली, गणित पर्यावरण थोड़ा देख लिया, सोते सोते देख लिया, लाइट मूड में आप देखते रहो थोड़ा थोड़ा, इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जीके से मोस्टली चीज़ें जुड़ी हुई होती है। L1 में तो ये सब्जेक्ट इतने हार्ड होते नहीं है ना, और L2 में डेफिनेटली हार्ड होते हैं, तो L2 वालों को इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को ऐसे 3-3 घंटे में भी बांटते हैं ना, तो भी 8-9-10 घंटे का आपका शेड्यूल डेली बैठ जाता है। ये तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट फिक्स होगा, आप ज़्यादा उलझे हुए नहीं होंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिन को आप 3 स्लॉट में भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर 3 स्लॉट नहीं होते, मैं 2 स्लॉट में ही कर सकता हूँ, तो 1 स्लॉट इसको कर लो, एक में ये 2 रख लो, फिर ये एक बच जाता है, थोड़ी समस्या का कारण बनता है। तो ये कर सकते हो कि भाई आप इसको तो आपको टाइम देना ही है 1-2 घंटे, थोड़ा इसको भी देना है और विषय को भी देना है। कोशिश ये करिए कि आप 3 स्लॉट साथ में लेके चलिए और फिर आप पढ़ते जाइए बस। ठीक है, और रैंडम पढ़ते जाओगे और 4-5 बार जब पढ़ लोगे इसको तो आराम से इसका सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। ये पहली बार में बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर अधिक नहीं लगेगा, है ना, और तीसरी बार चौथी बार पे आओगे तो फिर तब तक परीक्षा आ जाएगी और आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा ना, तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बड़े आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई याद नहीं हो रहा है। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिसके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं, इससे कम सिलेबस क्या होगा, ये बहुत अधिक सिलेबस है। जिनके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं
उनके पेपर के लेवल जो है ना बहुत आसान आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखिए, आपको बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे इनमें विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो ये सब छूट जाएंगे, है ना। और अगर आप नॉर्मल देखोगे तो सारे अच्छा सा कर लोगे, और पेपर बेहद नॉर्मल आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। पेपर हार्ड कब आते हैं? जब सिलेबस छोटा हो। सिलेबस बहुत बड़े होते हैं ना, तो अब प्रश्न 150 बनाने, टॉपिक आपके 150 है, एक पार्ट से एक प्रश्न बनाना है। अब मुगल काल पूरा ही पढ़ लो, सवाल तो एक आएगा, हो सकता नहीं भी आए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी एक जगह लिखा हुआ है विषय में, तो इसमें हालांकि वो शामिल हो जाती है। अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ोगे ना 3 महीने लगते हैं, सवाल एक आएगा, गारंटी नहीं आए, नहीं भी आए। तो थोड़ा सा समझदार बनना आप, कि जिनका टॉपिक बहुत बड़ा है और सवाल एक आधा आता है, उनको आप छोड़ भी सकते हो। ऐसा 10 नंबर का छोड़ दोगे ना तो कोई इशू नहीं है। जैसे राजस्थान के राजवंश है, राजवंश पूरे पढ़ लो आप, सवाल 1 या 2 आएंगे, वो आप पुराने पेपर मिला लोगे ना तब भी वो 2 सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं राजवंशों को अगर आप किताब से पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके दस्त नकेला ले लेता है। तब मैं कई स्टूडेंट को कहता हूँ, राजस्थान के राजवंश छोड़ दो, आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था छोड़ दो, राजस्थान की राजव्यवस्था का बड़ा पार्ट छोड़ दो। अब इन तीनों टॉपिक को अगर आप करते हो तो 1 से 1.5 महीना लगेगा, और इन दोनों टॉपिक से खींच के 3 या 4 सवाल आते हैं, खींच के बता रहा हूँ। और अगर आप इसी समय को किसी और जगह यूटिलाइज करोगे तो 3-4 सवाल का गैप ऐसे ही निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इस हिसाब से समझदार बनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से बांट के और अपने ऐसे 3 स्लॉट करके आप पढ़ सकते हो। अगर आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी योजना में चेंजिंग ना करें, आप चलते रहें। अगर आप भ्रमित या समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको ऊंचा नीचा कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि कोई एक योजना सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी क्षमता अलग होती है। किसी का ये पोर्शन बहुत अच्छा है तो वो क्यों स्लॉट देगा 3 घंटे इसको। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, मैं तो आपको एक वे बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इनके लिए कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। हालांकि आजकल किताबें बताना बड़ा रिस्की काम हो रखा है, क्योंकि कोई भी लेखक नाराज हो जाता है, कोई वगैरह वगैरह, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ें सेल्फ स्टडी वालों के लिए ज़्यादा सही रहती है, कोचिंग वालों के लिए नहीं, क्योंकि कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं वो कोचिंग के अनुसार चल रहे होते हैं, तो उनको फिर ये शेड्यूल काम के नहीं है। क्योंकि उनके 1-2 स्लॉट तो कोचिंग में चले जाते हैं, फिर 2 स्लॉट बचते हैं। कोचिंग वालों को तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है उसी का डेली रिवीजन कर करके चले जाएं। डेली रिवीजन करें, उसका जितना आज पढ़ाया उतना याद करके फिर दूसरे दिन क्लास में जाएं। कोचिंग के टेस्ट ईमानदारी से दें, और कोचिंग के कंटेंट को ऐसा रट लें डेली डेली कि लास्ट तक आते आते सिलेबस कंठस्थ हो रखा हो आपने जो भी अपने रजिस्टर में लिखा है। कोचिंग वालों को तो मैं यही कहूँगा, उनको इस शेड्यूल में चलने की आवश्यकता है नहीं, ना वो चल पाएंगे। ये शेड्यूल उनके लिए जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, घर बैठ के अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं और आपके या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो अपने अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं, उनके लिए ठीक है। ये ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके स्लॉट फिर कोचिंग के अनुसार चलते हैं। उनको तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप डेली घर जाके वापस बढ़िया से पढ़ें, याद करें, और उसके पुराने पेपर्स जो जैसे राजस्थान जीके के आते हैं, दिशा वगैरह के खूब सारे आते हैं, उनको लाएं। जो टॉपिक कोचिंग में पढ़ाया है उसका घर जाके उसके सल्यूशन करें। उसमें से जो सवाल नहीं आते हैं तो दूसरे दिन गुरुजी को जाके पूछें कि सर आपने पढ़ाया है लेकिन ये आया नहीं, मेरे से हुआ नहीं, तो वो सर उत्तर बता देंगे उसका, और वो अपनी बुकलेट में उसको ऐड कर दें। तो इस तरह से कोचिंग के साथ आप चलते रहें। कोचिंग में जैसे 4 क्लासेस लगी तो जो कुछ लिखवाया है ना वो आप अगली क्लास आओ उस दिन तक वो पढ़ के याद करके जाओ, नहीं तो कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। और जैसे टॉपिक पूरा होता है तो अभ्यास प्रश्नों से अभ्यास भरपूर करके फिर दूसरे टॉपिक पे जाइए आप। कोचिंग वालों को तो मैं सिर्फ यही कहूँगा। सेल्फ वालों के लिए ये रहता है, ठीक है। सेल्फ वाले भी अभ्यास वगैरह भरपूर करें, टेस्ट सीरीज वगैरह ये कोर्स होने के बाद में देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।